गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम वापस आपके बीच में हैं। कुछ बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का नोटिफिकेशन आया है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ठीक है। इसकी पिछले से पिछले साल इसका भी एक एग्ज़ाम हुआ था, 2021 में भी हुआ था ये। और वैसे ये कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, हर साल नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात ये है इसकी कि 2021 में ये हुआ था, उससे पहले ये 2017 में हुआ था। ठीक है? 4 साल के गैप के बाद। लेकिन इस साल ये अगले ही साल वापस आ गया है। 2021 के सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। ईपीएफओ, ईओ एंड एओ का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2021 में। और ये इस साल 2023 में इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो ये यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है? इसके बारे में लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो लगभग सारी सेंट्रल की वैकेंसीज जो है वो फिल करवाता है और एग्जाम करवाता है। ये यूपीएससी ईपीएफओ 2023। अब खुशी की बात यह है कि इसके अंदर ईओ और एओ के अलावा उससे भी ऊपर लेवल का एक जो ऑफिसर होता है, एपीएफसी जिसको कहते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसकी भी साथ में वैकेंसी इसके अंदर ऐड करी गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ईओ एओ का भी एग्जाम दे सकते हो और एपीएफसी का भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है? ईओ एओ की जो वैकेंसी है वो 418 वैकेंसी है और एपीएफसी की जो वैकेंसी है वो 159 वैकेंसी है। ठीक है? पिछले साल 421 थी, इस बार वापस 418 आई है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे रेगुलर नहीं आती है ना? तो लगातार एक साल के गैप में अगर 418 पोस्ट आई है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मेन रीज़न देखो ये है कि जब कोरोना आया था हमारे कंट्री के अंदर, जब कोरोना आया था, फर्स्ट कोरोना जो आया था 2020 के अंदर, उसके बाद से जो जो मतलब एक सैलरीड जो क्लास है, जो पेंशन वाला है, जो उसके उसका जो सेक्टर है ना, जो सैलरी, पेंशन और पीएफ और इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, उसमें बहुत वर्कलोड बढ़ गया डिपार्टमेंट के अंदर, है ना? जब डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा वर्कलोड बढ़ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, तो उनको अधिकारी तो चाहिए काम करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम और वैकेंसी निकालेंगे। तब उस टाइम पहले, खैर ये बातें काफ़ी टाइम से चल रही है कि 418 जो ये पोस्ट आई है, इसके बारे में काफ़ी टाइम से बातें हो रही है कि भाई ये पोस्ट वापस आएगी। काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होता था, लेकिन अब वो उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी ने अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे। तो अब आपको इसको मानना ही पड़ेगा। इसकी अच्छी चीज़ क्या है कि 418 पोस्ट है ये। इनकी जो पे ग्रेड है, देखो हम सब इंसान हैं, ठीक है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट मोटिवेशन हमारा सैलरी का भी होता है कि हमारी सैलरी कितनी रहेगी। तो बेटा इसकी सैलरी 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस इसकी सैलरी है, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर आपके लिए यही रहेगा। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी किसी और फालतू की तैयारियाँ-वैयारियाँ करनी चाहिए। आप इसके अंदर ही सेटल हो जाइए और बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मैं अपने पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, उस टाइम में जब मैंने बनाया था सीईटी का, मैंने उस टाइम भी कहा था आपको कि 2023 के अंदर नॉट ओनली राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल की जो वैकेंसीज है जो हमारे काम की है, वो भी खूब आने वाली है। तो आप लोग सिर्फ इसके अलावा अलावा इसके ऊपर फोकस ना करें। जो राजस्थान की है वो तो चल ही रही है, वो तो आप उसके लिए मेहनत आप कर ही रहे हो, वो तो लगे रही है, उसको छोड़ना नहीं है। साथ साथ में अगर इसका आप एड ऑन कर लोगे, तो ये ऑफिसर रैंक है, गेस्टेड पोस्ट है ये। ठीक है? एपीएफसी तो आईआरएस के बराबर होता है। एपीएफसी आईआरएस के बराबर होता है। ठीक है? ये तो आईआरएस के बराबर की पोस्ट है। मतलब बहुत कमिश्नर लेवल की पोस्ट है ये, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, आप गेस्टेड ऑफिसर हो, आपको इतना अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, आप बाहर की कंट्रीज़ में जा सकते हो, आपको गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में रहने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके ऊपर आप पूरा फोकस करिएगा। मैं कुछ छोटी-सी डिटेल्स हैं इनके बारे में, कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, छोटे-मोटे डिस्कशन है, वो हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। अगली बार जो चीज़ है, पहले मैं ईओ और एओ के ले लेता हूँ। भाई एपीएफसी का मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। पहले आप ईओ और एओ का देखो, क्योंकि इसके अंदर एक तो 418 पोस्ट है। ठीक है? 418 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है? और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इसकी, वो क्या है कि इसके यूआर जो मतलब अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है, उसकी कितनी है, मतलब जनरल कैटेगरी, वो 204 पोस्ट है। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की कितनी है? ईडब्ल्यूएस की है 51। ठीक है? एससी की है 57, एसटी की है 28 और ओबीसी की है 78। ठीक है? ओबीसी की 78 है
और यूआर की 204 है, बाकी आप कैटेगरी वाइज डिसाइड कर सकते हैं। देखो इसका पे स्केल जो है ना बेटा, वो है 8 का पे स्केल। अब ये भी एक तरह का मोटिवेशन ही हो गया, जब आपको 8 पे स्केल की सैलरी मिलेगी ना, तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष भी बड़ा है, ठीक है? उसके लिए एग्ज़ाम भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्ज़ाम नहीं करवाता, यूपीएससी करवा रहा है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है, तो उसका मतलब डायरेक्टली यही है, इस चीज़ को आप समझो कि ये इतना आसान ये जर्नी नहीं होने वाली, लेकिन मेहनत करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा और इसको आप फ़तेह भी कर लोगे, ठीक है? इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, फिर कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग भी है, ठीक है? और इसमें पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसी है वो भी आप चेक कर लीजिए, कुछ शायद 15 या कितनी है, मैंने चेक नहीं किया, वापस आप देख लेना। इसमें एज जो है, उनका नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम वाले वन एग्जाम डॉट इन वाले और सॉरी टीम सीए वाले, दोनों के अंदर मैं ये नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम के अंदर, ठीक है? वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, जिनको पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे। जो एज है, लिमिट है ईओ जनरल कैटेगरी की, ईओ और एओ की, वो है 30, ठीक है? और क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट के हो, तीनों में या किसी भी फील्ड से आपने सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं ये लोग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ओनली ग्रेजुएशन, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा ये लोग कुछ नहीं मान रहे। और दूसरी बात, इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4800। ये अपने आप में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इससे क्या होगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, कि भैया हम एक ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी एक अच्छा हो जाता है उस लेवल से, है ना? और आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑफिसर बना रहे हैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एपीएफसी की। एपीएफसी का क्या है, इसकी वैकेंसी थोड़ी कम है, क्योंकि ये भाई कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कमिश्नर तो नहीं होंगे ना भाई। जोनल जो कमिश्नर होते हैं वो एक होता है, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ईओ होते हैं, फिर ईओ के नीचे और होते हैं, फिर उसके नीचे और। तो हायरार्की में देखा जाए तो ये एपीएफसी जो है वो ईओ और एओ से ऊपर की पोस्ट है, कमिश्नर की पोस्ट है, ठीक है? इसके अंदर यूआर की कितनी वैकेंसी है, 68, ओबीसी की है 38, ईडब्ल्यूएस की है 16, एससी की है 25 और एसटी की है 12, ठीक है? इसमें भी पीडब्ल्यूडी की अलग-अलग है। इसमें एज 35 है। इसमें एज 35 क्यों है? क्योंकि ये कमिश्नर लेवल की, थोड़ी ऊँचे लेवल की पोस्ट है। तो जिसकी मान लो कोई ऐसा अफ़सर है जो अभी आज के टाइम में ईओ है या एओ है, लेकिन उसको एपीएफसी बनना है, ठीक है? लेकिन उसकी एज 32 है, तो ईओ और एओ का तो एग्ज़ाम वो वैसे भी है, तो क्या ही करेगा देके। लेकिन एपीएफसी वो दे सकता है, ठीक है? वैसे तो मेरे को जहाँ तक पता है कि 4 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है और ये लोग एपीएफसी बन जाते हैं। लेकिन 4 साल बच गए ना, अगर आप डायरेक्ट एपीएफसी बन गए तो, ठीक है? तो आप रिक्रूट ही कम उस लेवल पे हो रहे हो। तो ये एक मतलब ये समझ लो ना, ये मैंने बताया ना आपको, ये आईआरएस लेवल की है। मतलब सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दो आप, पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर आप आईआरएस बनते हो। इसमें सिर्फ़ एमसीक्यू एग्ज़ाम है, एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, मात्र 120 क्वेश्चन आएँगे। वो एक एमसीक्यू एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम निकलता है, फिर आप इंटरव्यू में बैठिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो आप डायरेक्ट एपीएफसी बन जाते हैं, जो एक आईआरएस के बराबर के लेवल की पोस्ट है। इसका यही फ़ायदा है, कि जब 2 पोस्ट बराबर है, लेकिन दोनों का रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है, वो एक का तो बहुत लंबा चौड़ा है और एक का छोटा-सा है। तो जो छोटा-सा है, उस पे फ़ोकस करो और वहाँ पहुँच जाओ। ये होती है स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट सोचने वाली तरीका। इसमें भी क्वालिफ़िकेशन सेम है, सिर्फ़ मात्र ग्रेजुएशन माँगा है और कुछ नहीं माँगा है, मात्र ग्रेजुएशन, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते, कोई स्पेशलाइज़ किसी में कुछ नहीं चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो लगभग सेम है। मतलब 95 98% लगभग सेम है दोनों एग्ज़ाम का, ठीक है? लगभग सेम है। अगर आप मेरे हिसाब से, अगर आप जब जब एग्ज़ाम सेम होता है, जब सिलेबस सेम है और एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, तो आप हमेशा बड़ी पोस्ट की तैयारी करो। जो दोनों में से, जैसे ईओ, एओ है और एक एपीएफसी है, तो आप एपीएफसी की तैयारी करिए, ताकि आप एपीएफसी के लेवल से पढ़ेंगे ना, तो आपका ईओ और जो एओ है वो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है? मेरा ये मानना है। आप लोग फिर, अगर आपका अलग इच्छा है, अगर आप ईओ, एओ प्रॉपर ईओ करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? सेम फॉर बोथ ईओ एंड एपीएफसी, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, कि इसमें कोई रिटन कुछ नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कुछ लिखना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसमें सिर्फ 120 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? 120 का टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 300 हैं, ठीक है? टोटल मार्क्स कितने हैं? 300, और नेगेटिव कितना होगा? 1/3। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कितना होगा बेटा? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 गलत का आपने किया तो 1/3 नंबर कट जाएगा। जो टोटल नंबर आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन सही करने पे, उसका 1/3 अगर आप गलत करते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? इंटरव्यू के मिल रहे 100 नंबर, मतलब टोटल इंटरव्यू के जो नंबर है वो 100 है। 100 में से आप कितने मिल सकते हैं आपको? 80 मिले, 60 मिले, 50 मिले, कितने भी होंगे, ठीक है? टाइम मात्र 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, टोटल नंबर कितने? 300, ठीक है? ये हो गया।
ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मात्र और सिर्फ टिक मारने हैं ऐसा। देखो बेटा, सही टिक मार पढ़ के, सही टिक मार के, पेपर निकाल के, छोटा सा इंटरव्यू दे के और आप इतने बड़े ऑफिसर बन रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको समझो। ठीक है, एक आईआरएस जब लेवल का अधिकारी बना रहे हैं आपको, आईआरएस को तो प्री दो, कंपटीशन कितना है उसमें, प्री दो, फिर आप मेंस दो, फिर आप इंटरव्यू दो, और आपकी किस्मत है तीनों में आ जाते हो, फिर उसमें आप आईआरएस मिले या ना मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है। आपको आईआरटीएस मिल जाएगा, आपको अकाउंट सर्विस मिल जाएगा, आपको डिफेंस अकाउंट सर्विस मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। आपको आईआरएस नहीं मिले फिर क्या करोगे? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट दीजिए, एक इंटरव्यू दीजिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी वो चेक करेंगे वहाँ पे। अगर आप पास हो जाते हैं, उसमें सही नंबर आपके आ जाते हैं, तो आप सीधा एपीएफसी बन रहे हैं। ठीक है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल कब बनेंगे, वो सब छोड़ो, इस पे फोकस करो, बनो। एंड उसके बाद भी आपका मन नहीं मतलब भरता है और आप सोचते हो कि मेरे को आईएएस ही बनना है या कुछ और ही बड़ा करना है, आरएस बनना है या कुछ और करना है, तो आप करो ना, किसने मना किया है? लेकिन गो फॉर इट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको समझो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज नोटिफिकेशन दे दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, 2-2 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं, 2-2 साल बाद रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं, जो फिक्स टाइम है उस फिक्स टाइम पे एग्जाम होगा, फिक्स टाइम में रिजल्ट आएगा और फिक्स टाइम में ज्वाइनिंग मिलेगी। ये इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के 100 नंबर हो गए। ठीक है, 2 घंटे हो गए इसके टाइम। आगे बढ़ते हैं। जो एमसीक्यू टेस्ट है उसके टोटल नंबर कितने बताए मैंने? 300 बताए। ठीक है, और इंटरव्यू के बताए 100 नंबर। दोनों के जुड़ेंगे कितने हो गए? 400। और फिर 400 की जो बनेगी वो बनेगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो किस पे बनेगी? रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के मिला के 400 नंबर के ऊपर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके 400 में जो कट ऑफ से ऊपर ऊपर रहेंगे उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ छोटा सा सिलेबस है, ईओ एओ की और एपीएफसी की, दोनों का लगभग लगभग मतलब 99% सिलेबस सेम है। ये अच्छी चीज़ यही है। अगर अलग होता ना सिलेबस, तो आप भी फंस जाते कि यार इसकी करूँ या इसकी करूँ। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ यही है यूपीएससी की, इसने दोनों लगभग दो डिपार्टमेंट जो है ना दोनों वो सेम है। बट डिपार्टमेंट सेम है तो सिलेबस भी सेम होगा, सिलेबस सेम होगा तो रिक्रूटमेंट भी सेम होगा। ठीक है, इसकी अच्छी चीज़ यही है, फायदेमंद चीज़ है। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट मतलब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली। दूसरा पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन ये मोस्टली इकोनॉमी के पार्ट है, मोस्टली इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। ठीक है, कंसेप्ट का एक क्वेश्चन और दो बाकी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो ये मोस्टली इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है। ठीक है, फिर ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो पॉलिटी हो गया। ठीक है, फिर है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स, इंडिया की इकोनॉमिक्स। फिर है ये जो है ये कॉमर्स वाले दो हो गए टॉपिक्स और ये दो लॉ वाले हो गए। खैर ये थोड़ा आपको अलग से करना पड़ेगा और इसके लिए हम गाइडेंस भी आपको करते रहेंगे, वैसे बताते रहेंगे कैसे कहाँ कहाँ से क्या करना है। इसके लिए मैं अलग खैर स्ट्रैटेजी वीडियो सब आगे लाता रहूँगा, लेकिन एक बार के लिए आप सिर्फ सिलेबस समझो कि इसका सिलेबस क्या है। अकाउंटिंग आएगी, ऑडिटिंग आएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये एक लॉ का सब्जेक्ट है, और ये लेबर लॉज। ठीक है, और ये इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और इंश्योरेंस। ये तो क्या है कि कॉमन टॉपिक्स है, ये लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े से अलग हैं, ये प्रॉपर इस डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जब आप ईओ एओ बनोगे या एपीएफसी बनोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपका जॉब है, आपको डेली में यही काम करना है। तो इससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज उनको होनी चाहिए और उनकी ये डिमांड है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक और टॉपिक है जनरल साइंस, बेसिक साइंस, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब। ठीक है, फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, थोड़ी बहुत मैथ्स और रीजनिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि वो एनालिटिकल चेक करते हैं कि भैया थोड़ा बहुत गिनती विनती ठीक है कि नहीं है, इसका कैसा है। फिर है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी क्यों कह रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? ये वही ना जो मतलब गरीबों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या पॉवर्टी के लिए क्या स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, क्या करना चाह रही है, कैसी स्कीम्स, कितना खर्चा करना चाह रही है, कितनी पेंशन देना चाह रही है, ये सोशल सब किस में आता है? सोशल सिक्योरिटी। सोशल मतलब समाज, सिक्योरिटी मतलब उनको प्रोटेक्शन देना, तो उसमें ये डिपार्टमेंट ही होता है सबसे ऊपर। तो ये भी टॉपिक इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, अब सिलेबस ऑफ ईओ वो तो था एपीएफसी का, ये है ईओ और एओ का। जनरल इंग्लिश सेम, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब हिस्ट्री, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। डेवलपमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? डेवलपमेंटल इश्यूज मतलब देश के अंदर क्या नया हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो तो टेक्नोलॉजी कोई डेवलप हुई होगी, या कोई डिफेंस का कोई चीज़ जो है वो डेवलप हुआ होगा, या कोई ऐसी चीज़ डेवलप हुई होगी, कोरोना वैक्सीन हो गई, या कोई एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा आधुनिक कोई लाइट आई है जिसका बिजली का बिल नहीं आता हो, ऐसी चीज़ें मतलब डेवलपमेंटल इश्यूज़ के अंदर बहुत, ये तो मैं कॉमन बता रहा हूँ, छोटे छोटे बड़े बड़े इश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स। फिर है इंडियन पॉलिटी, मतलब इंडियन पॉलिटी, ये तो आपको लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा जिसके अंदर जीके आ रहा है, हाँ इंडियन पॉलिटी तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
फिर आए इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक्स जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है मोस्टली उससे रिलेटेड, और इसमें करंट के भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें भी अकाउंटिंग थी, इसमें भी अकाउंटिंग, उसमें थोड़ा ज़्यादा है, अकाउंटिंग भी है, ऑडिटिंग भी है और भी है। इसमें थोड़ा सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा है इसने, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, है ना। ये सीए लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये लोग आपसे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो उसमें भी था, एंड लेबर लॉज वो उसमें भी था। ठीक है, ये थोड़े लॉ की चीज़ें हैं, इसमें एक्ट वैक्ट आएंगे, लेकिन है ये बहुत सरल, बहुत सबसे सरल चीज़ है ये, कोई ज़्यादा मतलब वो टफ और डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो सेम चीज़ें हो गई। अच्छा, ये है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, ये भी उसमें है, मैथ्स एंड रीजनिंग ये भी उसमें है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये भी एपीएफसी और ईओ में कॉमन है। अब मैंने ब्लू टिक ये सॉरी ब्लू स्टार जो लगाया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये सारे लगभग कॉमन ही हो गए। मैंने क्या कहा था, 99% सिलेबस जो है वो कॉमन है, वो सेम है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अब क्या बचा बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेक करने के भाई और क्या बाकी रह गया है। सबसे मेन चीज़, वेटेज क्या रहेगा, वेटेज रहेगा 75/25। ठीक है, 25 तो हो गया इंटरव्यू और 75 हो गया एमसीक्यू टेस्ट। मतलब ये है इसका कि जब 400 जो डिसाइड हो रहा है उसके अंदर से 300 तो हो रहा है रिटर्न और इंटरव्यू का हो रहा है 100। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एमसीक्यू टेस्ट है उसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब आप पेपर में 300 में से 300 नंबर ले आए, 300 में से 300 नंबर लिया है, और इंटरव्यू में आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर होते हैं, मान लो कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा 40 नंबर और आपके 40 ही आए हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन, आप टॉपर्स में आओगे, सिलेक्शन छोड़ो टॉपर्स में आओगे आप। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इसके जो पिछला एग्जाम था ईपीएफ ईओ वाला, उसमें जो टॉपर है उसके 297 है रिटर्न में, नहीं सॉरी टोटल 297 है आउट ऑफ 400। तो 300 जिसके आ रहे हैं रिटर्न में और 40 और आगे, मतलब 340। तो जिसके 340 आएंगे मतलब वो तो ऑल इंडिया टॉपर हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को आप। तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटर्न। आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। इंटरव्यू तो वेटेज ऐसा है कि 100 नंबर का वेटेज है, 100 में से 50-60 तो लगभग सब ले आएंगे और आप भी ले आओगे, इतना तो होशियार आप हो। लेकिन मेन फोकस किस पे करना है, एमसीक्यू टेस्ट। मतलब ये 75% का वेटेज है इसका भैया, 75%, मतलब यहाँ पे आपने बाजी मार ली ना, इसका आप 65% इसका लिया है आप, मतलब आप 75 का, मतलब 75 का लगभग 75 में से 65 जो है परसेंटेज नहीं, 75 नंबर है तो 65 अगर इसमें आप नंबर ले आते हो, लगभग लगभग 300, मतलब वो 300 तो टोटल हो गया, लेकिन 75 आउट ऑफ 75 65 आप नंबर ले आते हो, तो आप एमसीक्यू टेस्ट पे तो बाजी मार लिया आपने। फिर बचा सिर्फ मात्र ये 25 नंबर वाला जुगाड़, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी तो। और ये तो बात की बात है ना, पहले भाई आप इसको क्लियर करोगे तब इंटरव्यू कॉल आएगा ना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ किस पे फोकस करना है, एमसीक्यू टेस्ट पे। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यही चाहता हूँ कि देखो, जो एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होते ना, उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, कंपटीशन भी थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, कंपटीशन कम इसलिए नहीं होता है कि मोस्टली लोग अपना टारगेट चेंज नहीं करते। जो आरएस वाले हैं वो आरएस को कर रहे हैं, जो आईएएस वाले हैं वो आईएएस को कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि ये उनके लेवल की पोस्ट है, मतलब आरएस की लेवल की पोस्ट है। मेरे को लगता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में ये आरएस से भी ज़्यादा पावर रखते हैं, क्योंकि आरएस के बाद में, मतलब नो डाउट आरएस की भी काफ़ी पोस्ट, मतलब उनके पास पावर होती है। लेकिन जब एपीएफसी अपने प्रमोशन 10-12 साल की सर्विस के बाद ऊपर चला जाता है ना, तब ये लोग स्कीम्स बनाते हैं, गवर्नमेंट को स्कीम्स भेजते हैं यार। सब मतलब देश के अंदर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल के अधिकारी हो जाते हैं ये। और ईओ और एओ भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इनका पे ग्रेड बहुत अच्छा है, इनकी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे पैकेजेस है, वर्क लाइफ बहुत चिल है, बहुत ही ज़्यादा चिल इनकी वर्क लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉइंग, और थोड़ी ना मतलब पीस लविंग जॉब है ये। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई, मतलब कहते हैं ना हाइपर टेंशन और ये कुछ नहीं है, बहुत रिलैक्सिंग जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी वैकेंसी निकाली, मतलब यूपीएससी ने इसकी वैकेंसी निकाली है। अभी एग्जाम डेट तो मुझे नहीं पता कब आएगी क्या है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि एग्जाम डेट बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम के बाद में इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो भी जाएंगे। ठीक है, मतलब डेट आ जाएगी, और इनके एग्ज़ाम फॉर्म भी भरीना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग इसके फॉर्म भरिए और थोड़ा फोकस करिए। सिलेबस मैं आपको जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका जो सिलेबस लिखा हुआ है वो मैं टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पे पूरा चेक कर लेना कि इनको हमें से क्या क्या में अच्छे हैं, किन में हम अच्छे हैं, जिनमें हम कमज़ोर हैं उस पर हमको क्या काम करना है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी वीडियो अलग से और ले आऊँगा मैं, इसका एक टाइम टेबल वाला और बता दूंगा आपको।
चिंता मत करिए और इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना क्योंकि अच्छी वैकेंसी है ना? कोई नॉर्मल वैकेंसी रोज़-रोज़ आने वाली वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है? और वेटेज ध्यान रखना 75:25 ठीक है? 50-50 नहीं है 75:25 है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे ध्यान देंगे, फ़ोकस करेंगे और जो इसका सिलेबस है उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि हमको अब आगे की हम कैसे पढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बहुत छोटा-सा डिस्कशन करना था इस नोटिफ़िकेशन का क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब थोड़ा-सा कॉमर्स वालों को बता दूँ क्योंकि कॉमर्स वालों का इसके अंदर सिलेबस है, 1-2 टॉपिक हैं कॉमर्स के तो उनको भी फ़ायदा तो है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, ऐसी मेहनत करते रहिए और मैंने कहा ना 2023 बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी से भरा हुआ ईयर है क्योंकि सारी मतलब लगभग हर पूरे ग्लोबल को भी आप देखो ना, पूरी दुनिया को भी देखो ना, तो सबकी नज़र किस पे है? इंडिया पे है। तो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट सबका फ़ोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें युवाओं के लिए क्योंकि यहाँ यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वैकेंसीज़ खूब आएगी। आप इसमें मौका मत चूकिएगा, इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसका फॉर्म भर देना ज़रूर याद से। उसके बाद जो आगे की स्ट्रैटेजीज़ है, हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। आज इतना ही, मैं वापस आपके बीच में वापस बहुत जल्दी आऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।